जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आता है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में आता है। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 के बीच में हमने देखा था कि सिटीजनशिप जो है हमारे यहाँ पे वो इसके अंदर आपका रखा गया है, जो कि पार्ट 2 के अंदर आता है। आज हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आई वांट टू रिमाइंड यू कि दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देर किए बिना आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपके पार्ट 3 के अंदर है और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में आता है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले हम देख लेते हैं। दैट अगर एक वर्ड है आपका मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो देखेंगे बेटा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इंडिया का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो याद रखना इंडिया का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को ही बोला जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा आपका क्या है, मैग्ना कार्टा आपका क्या है, इंग्लैंड के अंदर आपका क्या हुआ था 1215 के अंदर इंग्लैंड में आपका क्या हुआ था, जो किंग था उस टाइम पे किंग जॉन हुआ करते थे, किंग जॉन। अच्छा, उस टाइम पे एक आपका मैग्ना कार्टा आया। ये मैग्ना कार्टा एक टाइप का हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उस टाइम पे वहां के जो लोग थे उनके लिए एक टाइप का वीकेंड से वरदान साबित हुआ, क्योंकि मैग्ना कार्टा में ये बोला गया था कि जो किंग होगा, क्वीन, जो भी किंग है, जो भी क्वीन है, जो भी आपके क्या है रॉयल फैमिली है, अब वो किसके द्वारा आपका चेक होगी, बाय द लॉ। जो लॉ थे वहां पे अब उनको लॉ चेक करेगा, क्योंकि मोनार्की सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो किंग होता है उसकी मनमर्जी का चीजें होती है, वट एवर ही वी कैन से विशेस टू डू वो करता है, ठीक है। बट मैग्ना कार्टा के अंदर क्या किया गया था कि एक वहां पे लॉज जो थे, उस लॉज के अंदर अब कौन आ चुका है, किंग आ चुका है। मतलब किंग जो है अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को भी हमारा स्टेट हमसे छीन नहीं सकता है, हमारी गवर्नमेंट हमसे बिल्कुल भी नहीं छीन सकती है, ठीक है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर हमारे पास जो है कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो याद रखना वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एट प्रेजेंट सिनेरियो। आज के टाइम पे हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपको याद रखना है कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका वी कैन से जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था जो इंप्लीमेंट हुआ था 1950 के अंदर, उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे, सो वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स एंड नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। 1 फंडामेंटल राइट हैव बीन अबॉलिश्ड, एक फंडामेंटल राइट जो था उसको अबॉलिश यहां से कर दिया गया है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास राइट आता है बेटा, वो कौन सा राइट आता है, उसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, आपका राइट आता है, ठीक है। सो द फर्स्ट राइट विच वी हैव दैट इज राइट टू इक्वलिटी। दूसरा राइट, सेकंड राइट जो आज के टाइम पे हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमारे पास ये दूसरा फंडामेंटल राइट है। थर्ड फंडामेंटल राइट जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं बेटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज आवर थर्ड फंडामेंटल राइट। फोर्थ फंडामेंटल राइट जो हमारे पास है बेटा, फोर्थ फंडामेंटल राइट को हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं। सो फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ राइट बेटा जो हमारे पास है, फिफ्थ राइट हमारे पास है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड
educational right. This is the fifth right, and sixth right which we have, that is right to constitutional remedies. So we have these six fundamental rights जो आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी वी कैन से फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, वो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद हम इनके आर्टिकल्स की भी कर लेते हैं बात कि कौन ये फंडामेंटल राइट्स हमारे किन किन आर्टिकल्स के अंदर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी हमारे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के बीच में आते हैं। सेकंड अगर हम बात कर देंगे आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमारे आर्टिकल जो है 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आते हैं। थर्ड अगर हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हमारा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में आता है। फिफ्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फिफ्थ जो हमारा फोर्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 के बीच में आते हैं। ठीक है, फिफ्थ फंडामेंटल राइट दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारा आर्टिकल 29 एंड 30 के बीच में आता है। और जो लास्ट हमारे पास बचता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा आर्टिकल 32 के अंदर आता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स आज के टाइम पे। अब आपको ये क्वेरी दिमाग में आ रही होगी कि अभी मैंने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था उस टाइम पे हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डिड वी हैव, हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास थे। तो मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल राइट्स। तो वो 7वां फंडामेंटल राइट जो है आपका कौन सा था जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका हटाया गया, तो याद रखना मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उस फंडामेंटल राइट का नाम था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उस फंडामेंटल राइट का नाम था तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल जो आपका राइट था, इसको आपका हटा दिया गया है। अगर क्वेश्चन आपके पास ये पूछा जाता है कि इसे कब आपका हटाया गया, तो इसको आपका 1978 में हटा दिया गया है। अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको हटाया गया है, तो 44th अमेंडमेंट के तहत इसे हटाया गया है। आपको मैंने अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, राइट, उनको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट। तो इस टाइप से आपके चेंजेस होते हैं। जितनी बार आपके चेंजेस होते रहते हैं उतना अमेंडमेंट आपके बढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर के आपका जैसे 44th अमेंडमेंट आ गया, तो 44th अमेंडमेंट आपका 1978 में आता है। और इस अमेंडमेंट के अंदर 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर से हटा दिया जाता है बाय द वी कैन से गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे पास होते हैं। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम सब एक एक फंडामेंटल राइट करके मतलब पढ़ेंगे कि हमारे एक एक फंडामेंटल राइट के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। बाकी को जो है अब मैं आपका हटा देता हूं। तो इसके अंदर हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर आपका मेनली क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा इक्वलिटी का राइट आता है, राइट टू इक्वलिटी आता है। तो राइट टू इक्वलिटी के अंदर हम क्या देखेंगे, राइट टू इक्वलिटी के अंदर हम देखेंगे एक एक करके। तो देखिए राइट टू इक्वलिटी आपका सबसे पहली बात ये बोलता है दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू इक्वलिटी देता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, राइट। नो वन इज इंफीरियर, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। लॉ जो हमारे यहाँ पे है, लॉ सबके लिए इक्वल है, राइट। हम लोग जो है, हम अपने लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपका एक गरीब वी कैन से किसान हो। सो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ।
तो ये आपका इसका मतलब है एन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जो लॉ होगा, लॉ भी अपना जो है सब सारे लोगों को अपना इक्वल प्रोटेक्शन देता है, राइट। इक्वल प्रोटेक्शन देने का मतलब यह है, अगर दो आदमी हैं, अगर दो आदमियों ने सेम क्राइम किया है तो उन दोनों आदमियों को, उन दोनों बंदों को सेम आपकी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे को सेम आपके क्राइम के लिए ज्यादा सजा मिल गई और दूसरे बंदे को कम सजा मिल गई, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के आगे सब लोग यहाँ पे इक्वल हैं, राइट। और लॉ जो होता है, लॉ भी अपनी जो नजरों से सबको इक्वल देखता है, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कभी अगर आपने कोर्ट या अपने फिल्मों में देखा होगा कि जो आपने देखोगे जज बैठा रहता है और जज के पीछे एक इस टाइप से तराजू, एक मूर्ति रहती है, तराजू लिए हुए, जिसकी आंख पर पट्टी आपकी बंधी होती है, ठीक है। तो वो आपका कानून है, वो जो आपका तराजू लिए इस टाइप से आपका खड़ा है, तो उसकी आंख पे पट्टी होती है। पट्टी क्यों होती है? क्योंकि वो जो मूर्ति है वो किसकी है? लॉ की मूर्ति है। वो हमारा कानून है कि कानून अंधा, हम बोलते हैं ना कि कानून अंधा होता है, तो कानून इसलिए ही अंधा होता है क्योंकि कानून ये नहीं देख रहा कि मेरे आगे कौन है, मेरे आगे आपका कोई बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, उसके आगे केवल क्या करना, पेश करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, एविडेंसेस को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनके हाथ में क्या होता है? आपका तराजू होता है, जिसका आपका एविडेंसेस ज्यादा होंगे तो वो तराजू का जो आपका होता है वो ज्यादा भारी हो जाएगा, इस टाइप से, राइट। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपका ये आता है कि जो स्टेट है, द स्टेट यहां पे बेटा स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब यहां पे होता है हमारा, वी कैन से गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट्स है। तो स्टेट का मतलब हमारी क्या है? गवर्नमेंट है। तो द स्टेट shall not discriminate, the state shall not discriminate among the people, the state shall not discriminate among the people in terms of religion, race, ठीक है, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए ये दूसरा पॉइंट आपका क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि जो स्टेट है, कि जो गवर्नमेंट है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कि जो हमारी गवर्नमेंट है, कि जो हमारा स्टेट है, वो किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी से भेदभाव नहीं करेगा। किस टर्म्स में? चाहे कोई भी पर्सन है इंडिया के अंदर, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी रेस, उसकी जो आपकी रेस है वो कुछ भी हो, उसकी कास्ट यहां पे कुछ भी हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कुछ भी हो, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया के अंदर कोई भी हो। तो इन टर्म्स में ये जो यहां पे लिखे हुए हैं आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके टर्म्स में जो हमारा स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, या आपका जो है नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तीसरा जो पॉइंट इसके अंदर आता है आपका, थर्ड पॉइंट इसके अंदर बेटा आपका आता है, थर्ड पॉइंट बोलता है आपका इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी? इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि यहां पर आपको सबको समान अवसर मिलेगा। समान अवसर का मतलब यह है कि जब इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, आप अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको यहां पे समान अवसर मिलेगा, चाहे तुम किसी भी कास्ट से हो, सेम चीज इसके अंदर आएगा, सेम चीज। इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ये चीजें जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी भी टर्म्स में आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को आप किसी भी जॉब को करने के लिए जा रहे हैं तो आपका इंडियन यहां पे मतलब मेनली ये है कि आपकी ये चीजें नहीं देखी जाएंगी कि अच्छा अगर आपका ये धर्म है, अगर आपका एक पर्टिकुलर धर्म है तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, या आपकी एक पर्टिकुलर कास्ट है तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी।
या आपका ये जेंडर है तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। नो, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन विच इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के अंदर क्या बोला गया है, दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बोला गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बोला गया है कि जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी जो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ करती थी पहले के टाइम पे, उसे खत्म किया जा चुका है, उसको अबॉलिश किया जा चुका है, ठीक है। इफ समवन प्रैक्टिसेस वी कैन से अनटचेबिलिटी, अगर कोई अनटचेबिलिटी को आज के टाइम पे क्या करता है, आपका प्रैक्टिस करता है, तो उसको सजा भी हो सकती है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि अनटचेबिलिटी जो है उसको अबॉलिश किया जाता है। तो आज के टाइम पे छुआछूत बिल्कुल नहीं चलती है, अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं चलती है। इफ समवन प्रैक्टिसेस दिस एट प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम पे कोई प्रेजेंट सिनेरियो में इसको प्रैक्टिस करता है तो उसको सजा हो सकती है। सो दिस इज अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। ये आपका ये है इसके अंदर। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसके अंदर हम देखते हैं कि इक्वलिटी का जो आपका राइट है उसके अंदर एक और पॉइंट बचता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बेटा यहां से मिटा दे रहा हूं, ये 2 पॉइंट यहां से मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। तो देखेंगे लास्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आपका क्या आता है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर आपका आता है द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि जो भी क्या है टाइटल्स है उसका यहां पे अबॉलिशन किया हुआ है। अब देखिए टाइटल्स का मतलब क्या है, देखिए आपका टाइटल्स एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे पहले के टाइम पे राजा महाराजा होते थे, तो कोई भैया जो यहाँ पे राजा का क्या मतलब एक टाइप से टाइटल जो होते थे, जैसे हमारे जो गवर्नर जनरल्स होते थे, हमारे वाइसराइज हुआ करते थे, वो अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाया करते थे, LORD, लॉर्ड, ठीक है ना। कई अंग्रेज ऐसे थे जो आपके नाम के आगे सर लगाया करते थे, ठीक है। तो इनको ये इस टाइप की क्या मिले थे, इनको टाइटल्स मिले हुए थे, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी वो लोगों को क्या देती थी, आपका टाइटल्स देती थी, लॉर्ड, सर, ठीक है ना। बट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इसमें क्या बोला गया कि कि जो आपका टाइटल्स है, ठीक है, उसको अबॉलिश किया गया है। आप अपने नाम के आगे ना ही लॉर्ड ना ही सर कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या शो होगा, इनइक्वालिटी शो होगा। अगर मैं अपने नाम के आगे सर लगा रहा हूं, या मैं अपने नाम के आगे अगर वी कैन से लॉर्ड लगा रहा हूं, तो इट शोज इनइक्वालिटी, राइट। ये आपके इनइक्वालिटी को शो करेगा एज कंपेयर टू वी कैन से अदर पर्सन्स, दूसरे पर्सन्स के उसमें मैं आपका इनइक्वालिटी यहां पे शो होगा। इसी वजह से जो आपका टाइटल्स है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस बेटा इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका मिलिट्री और एक आपका एकेडमिक्स। मतलब ये है, अगर आपको आर्मी से या अगर आपको मिलिट्री से कोई भी रैंक मिली है, राइट, तो उस रैंक का यूज आप अपने नाम के आगे जो है कर सकते हैं। या अगर आपको एकेडमिक्स में कोई वी कैन से आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, देखिए मिलिट्री की अगर मैं बात करता हूं, देखिए अगर आप कल को कहीं पे ऑफिसर बनते हैं, तो जैसे आप बन गए कैप्टन या आप बन गए मेजर, तो आप अपने नाम के आगे मेजर लगा सकते हैं। जैसे वी कैन से मेजर सिंह, है ना, जो है आपका कर्नल सिंह, या आपका जो है कर्नल, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपका वी कैन से कर्नल राय। तो इस टाइप से आप अपने नाम के आगे ये जो रैंक है इसको आप यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा जैसे एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स के अंदर भी आप आपको अपने नाम के आगे प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए, इफ यू आर PhD, अगर आपने PhD किया है या अगर आपने MBBS किया है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो आपने सुना होगा कई लोगों को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हुए कि डॉक्टर, जैसे डॉक्टर अनिल, ठीक है, डॉक्टर आपके अनिल हो गए, या आपके वी कैन से प्रोफेसर लगाते हैं, तो आपके प्रोफेसर जो भी हो गया, कोई भी नाम हो गया। तो इस टाइप से क्या करते हैं लोग, जिनके पास
मिलिट्री क्या है, रैंक है, या जिसके पास एकेडमिक्स वी कैन से जो टाइटल्स हैं, वो उसको अपने हम नाम के आगे क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो आई होप अबॉलिशन ऑफ जो आपका टाइटल्स है ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना जो है बेटा, इतना हमारा किसके अंदर है, आपका राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर एक बात मैं और आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो यहां पे लोगों को जो है आपका अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, अवार्ड्स इसी के अंदर है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के अंदर है, जो लोगों को यहां पे अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, अवार्ड्स, अवार्ड्स जैसे क्या हो गया, जैसे भारत रत्न, इंडिया का आपका सबसे बड़ा सिविल जो है ये क्या है आपका से अवार्ड है। जैसे मिलिट्री का हमारा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र होता है। वैसे ही आपका ये जो आपका सिविल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसका हम बोलते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है आपका पद्म भूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, या आपका पद्मश्री हो गया, या आपका पद्म विभूषण हो गया। इस टाइप से जो आपके हमको जो अवार्ड्स मिलते हैं, लोगों को प्रेसिडेंट्स के थ्रू अवार्ड्स मिलते हैं, तो इनको हम क्या नहीं समझेंगे, इनको हम मेरा टाइटल नहीं समझेंगे। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है दैट वी विल नॉट कंसिडर अब ये वी कैन टाइटल्स, ये जो भारत रत्न हो गया या पद्म भूषण, ये जो अवार्ड्स हमको मिलते हैं, इनको हम क्या नहीं समझेंगे, आपका जो है आप टाइटल्स बिल्कुल नहीं समझेंगे। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास एक क्या अवार्ड है। तो ये जो है आपका राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। इतने पॉइंट्स हमारे पास राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। तो आई होप वीडियो सबको अच्छी लगी होगी ये और सबको समझ में आया होगा। आज हम इतना करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे आप न्यू राइट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।